Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. पिछले लेक्चर में हमने 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12th CBSE के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो कि अब रिड्यूस्ड सिलेबस में अवेलेबल है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि सीबीएसई ने 2020-2021 के लिए नया सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस अनाउंस कर दिया है, जिसमें 70% ऑफ प्रीवियस सिलेबस इंक्लूडेड है। 30% सिलेबस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो वो पोर्शन हमें पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि हम फोकस्ड पढ़ाई करना चाह रहे हैं ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क ला पाएं। ठीक है, तो मैं जो भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ये क्वेश्चन सारे ऐसे होंगे जो कि हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं, और ऐसे टॉपिक्स के हैं जो कि इस बार इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन मार्क 2 का शुरू करते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर 16 था, ये हमारे लिए अभी पहला होगा। Derive an expression for the electric field due to dipole moment P at a point on its perpendicular bisector। तो डाइपोल क्या होता है पहले तो ये बता दो। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L, है ना। ऐसा जो अरेंजमेंट होता है इसे हम डाइपोल कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दी चार्जेस आर सेम बट दी सेंस इज अपोजिट, एक माइनस है एक प्लस है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बना लेते हैं हम। यहाँ पर इस तरीके से कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ये सेंटर पॉइंट है दोनों चार्जेस के बीच का। अब कोई पॉइंट अगर मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और दिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट P है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड विथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना, दैट इज 2QL। ये डाइपोल मोमेंट होता है, करेक्ट। अब अच्छा ये बताना मुझे, अगर द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q इज 2L, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। उसी तरह ये वाला डिस्टेंस भी L हो जाएगा। अब मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट C से लेट्स सपोज D डिस्टेंस की दूरी पे, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया क्या है, D है। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q। तो प्लस Q से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि पॉइंट P को कनेक्ट करे इस तरीके से। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा बिकॉज ऑफ द प्लस Q विल बी इन दिस डायरेक्शन। वेट, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, करेक्ट ना। उसी तरीके से यहां से अगर इस तरीके से कनेक्ट किया जाए माइनस Q से, तो यहां पे फील्ड आएगा इस डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस Q, है ना। अब अगर मैं मान लूं कि दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, क्योंकि ये साइड L, दिस साइड इज ऑल्सो L, दिस डिस्टेंस D इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, इसलिए थीटा जो है कि दोनों का कॉमन हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूं, तो बड़ी ध्यान से देखना, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल यहाँ का, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? बिल्कुल हैं। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, करेक्ट ना। उसी तरीके से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, करेक्ट। तो ये इतनी बात हमें पता चल गई है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू? सेम होगा ना मैग्नीट्यूड, बिकॉज क्यू की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू फॉर प्लस क्यू एंड फॉर माइनस क्यू इज सेम, सो ई इज गोइंग टू बी सेम, दिस ई एंड दिस ई इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। मैं उसे ही एक बार यहाँ पे फिर से अगेन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो ई, दिस इज ऑल्सो ई एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? ये ई नेट कैसे निकाल सकते हैं, ई नेट? तो ई नेट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। और पैरेललोग्राम लॉ से हमें क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बनाना होगा। हम नेट ई निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट ई नेट विल बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस अनदर ई स्क्वायर प्लस 2e square and cos of angle between e and e that is 2 theta। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो अंडर द रूट ऑफ दिस। ये जो वेक्टर समेशन का फॉर्मूला होता है, इससे यूज करोगे तो भी तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। और एक और इजी तरीका ये हो जाएगा कि आप वेक्टर ई का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाल लो। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर निकालना हुआ, अगर मान लो ये वेक्टर है पी वेक्टर, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना हुआ, ये एक्स निकालना हुआ, तो एक्स कैसे लिखा जाएगा, पी ऑफ कॉस थीटा। क्या ऐसे लिखा जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, करेक्ट ना? तो जब ऐसे लिखा जा सकता है तो यहां पर देखना, इस डायग्राम में फिर से मैं तुम्हें समझा दूं एक बार, ये ई है, करेक्ट, और मुझे इसका कंपोनेंट इस डैश लाइन में निकालना है, डैश वाली लाइन में इसका कंपोनेंट निकालना है। तो ये कंपोनेंट, इसे मैं x मान लूं, तो ये x क्या होने वाला है, e cos थीटा, करेक्ट और नॉट? e cos थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नीचे वाले e का कंपोनेंट निकाला जाए, नीचे वाला e का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना हो, ये थीटा है, तो अगेन सेम चीज आ जाएगा। दिस डिस्टेंस, इसको मैं y मान लूं अगर, तो y लिखा जाएगा e cos ऑफ थीटा। क्या बात समझ में आती है? और x और y का समेशन ही तो ई नेट बनाता है। ई नेट कहां से बन रहा है, ई नेट विल बी इक्वल्स टू e cos थीटा, दैट इज x e cos थीटा प्लस e cos थीटा। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, x प्लस वाई है, एक्चुअली ये क्या है, ये x है, और ये क्या है, ये y है, करेक्ट और नॉट? हाँ चलो, तो यहां से लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ e cos थीटा, करेक्ट और नॉट? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। चलो, अब e के लिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e? e is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आप देखो तो डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये वाला होगा ना, दिस विल बी द डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बिकॉज ऑफ हाइपोटेनस का फॉर्मूला अगर आप लिखो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, करेक्ट ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है मुझे, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली आर, तो डिस्टेंस का आर का स्क्वायर लिखना हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आती बात समझ में? ये तो ई की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, ई की बात हो गई। अब कॉस थीटा के बारे में सोचते हैं, कॉस थीटा क्या होगा? देखो ये थीटा, ये ट्रायंगल तुम्हें देखना है, पॉइंट मैं लोकेट कर रहा हूं A, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज P। A, C और P ट्रायंगल में अगर देखो कॉस थीटा अगर मुझे लिखना हुआ
तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस इज AP, ये cos थीटा होगा। AC का लेंथ क्या है, L है, और AP का लेंथ क्या है, अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। आती बात समझ में। अब इन दोनों चीजों को हम लोग यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन में, और आइए देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, करेक्ट, मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है, L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर द रूट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट में देखिए 2Q एंड L, करेक्ट। 2QL किसके बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट के बराबर होता है, और इसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता है, इसलिए मैं डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं इसे, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2। क्या बात आती है समझ में, दिस विल बी ई नेट। ई नेट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ P is what, dipole moment divided by 4 pi epsilon naught under the root multiplied with L square plus D square to the power 3/2। अब अगर E नेट के डायरेक्शन के बारे में सोचा जाए ना, डायरेक्शन के टर्म में लिखना हो, तो तुम्हें इस इक्वेशन को माइनस ऑफ P लिखना होगा, डिवाइडेड बाई सेम चीज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर 3/2। माइनस साइन मैंने क्यों लिखा है, वेक्टर के साथ माइनस साइन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है, यहाँ पे प्लस, इस डायग्राम में आ जाओ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है, ये P का डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेट E आ रहा है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना, ये E नेट का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो E नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर 3/2। दैट विल बी द आंसर। समझ में आती है बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है, डाइपोल का लेंथ दिया है, दैट मीन्स 2L के बारे में कह रहा है, 2L विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा के बारे में कहता है कि 60 डिग्रीज है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालने को कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज चार्ज 8 नैनो कूलम। चार्ज की वैल्यू दी हुई है 8 नैनो कूलम, तो ये प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि डाइपोल में एक पॉजिटिव 8 नैनो कूलम होगा, एक नेगेटिव 8 नैनो कूलम होगा, ठीक है। चलिए आई कुछ डायग्राम बनाते हैं और आपको डायग्राम में इसका फिजिकल कंडीशन थोड़ा सा शो करता हूं मैं। तो फिजिकली ये डाइपोल कुछ इस तरीके से है, दिस एंगल इज थीटा विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे टॉर्क दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो तुम्हें बता दूं कि टॉर्क का फॉर्मूला वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए, मैं भी तुम्हें बता देता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, ठीक है। और उसी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फॉर्मूला होता है
माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ठीक है, चलो पहले इक्वेशन से लिखते हैं टाउ की वैल्यू दी हुई है 4√3, करेक्ट, 4√3। क्या ये ऐसा यूनिट में है? ऐसा यूनिट में है तो छोड़ देते हैं, यूनिट नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा। नाउ पी, व्हाट इज पी? पी क्या होता है? Q इंटू 2L। पी की जगह क्या होता है? Q इंटू 2L, यही तो P होता है। फिर मल्टीप्लाइड विथ E मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 60 डिग्री। चलिए आइए रखते हैं, Q की वैल्यू है 8 नैनो कूलम, तो 8 लिखा, मल्टीप्लाइड विथ नैनो के लिए -9 कर लिया, SI में चेंज हो गया। मल्टीप्लाइड विथ 2L, 2L की वैल्यू क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर SI यूनिट में लिखूं मैं तो 4 इंटू 10⁻⁻²। देन मल्टीप्लाइड विथ E मल्टीप्लाइड विथ √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 4√3 लिख दिया। अब ये √3 एंड √3 आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, ठीक है। देन 4 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, देन दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड, करेक्ट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड E is equals to 1/4 times of 10 to the power of 11, that is equals to 2.5 into 10 to the power of 10। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर E, करेक्ट। इरेज कर लेते हैं जरा सा। E की वैल्यू पता चल गई हमें। अब जैसे ही E की वैल्यू पता चल जाती है, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में रख देते हैं। चलो, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमें निकालना था, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ P। P की वैल्यू क्या है? Q इंटू 2L। Q की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड विथ 2L की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड विथ E तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻10, करेक्ट। एंड cos 60, दिस विल बी cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ -8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, सॉरी ये +10 था ना, ये +10 था, थोड़ा सा ध्यान देना, ये +10 था, 10 टू द पावर ऑफ +10 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 cos 60 की वैल्यू। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा, आंसर विल बी -4 जूल। दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है। आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, टाउ का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। टाउ का फॉर्मूला यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके अगेन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है। समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 17 नहीं देखा है वो जाएं, वहां पे ये 2 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर था, इसकी जगह 4√3 था और 4 नैनोकूलम की जगह 8 नैनोकूलम था। वो क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। एंड दिस 60 डिग्री वॉज सेम टू सेम। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बस जस्ट आइडिया तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 से। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जस्ट डेटा चेंज हुए हैं और हमें इसको दोबारा यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगेन फिर से देखिए, 1 सेंटीमीटर 6√3 2 नैनोमीटर 2 नैनोकूलम एंड देन 60 डिग्री। ये अगेन एक ही ईयर दिल्ली 2014 में 3 डिफरेंट सेट्स के लिए 3 डिफरेंट क्वेश्चन इन्होंने प्रिपेयर किया था, जस्ट नंबर्स चेंज कर दिए थे, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। समझ में आती बात?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग 20th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P parallel to the field. The work done in turning the dipole till its dipole moment points in the direction opposite to E. ठीक है, the orientation of the dipole for which the torque acting on it becomes maximum. ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सवाल ये है कि अगर कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा गया है कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू ई मतलब कि डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा -q से +q की तरफ होता है, ये बात हमें पता है ना। तो ओरिएंटेशन इस तरीके का होगा। अब कह रहा है कि जब ये एंटी पैरेलल हो जाए, कैसा हो जाए, जस्ट अपोजिट डाइपोल मूवमेंट पॉइंट्स इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू ई, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करने लगे, मतलब कि इस कंडीशन से क्या हो जाए, दूसरा कंडीशन क्या हो जाए, यहां -q आ जाए और यहां +q आ जाए, इतना रोटेशन हो जाए जब, और p का डायरेक्शन हो जाए पीछे की तरफ। ये काम करने के लिए व्हाट विल बी दी वर्क डन, दैट मीन्स क्या किया गया है, आप मान लो इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, अब इसे कुछ इस तरीके से रोटेट किया गया कि पॉइंट B इधर आ गया है और पॉइंट A इधर आ गया है। तो ऐसा करने के लिए आपको कितने एंगल टर्न करना पड़ेगा, थीटा कितना होना चाहिए बताइए। 180 डिग्रीज का टर्न करने पर ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, करेक्ट और नॉट, बिल्कुल सही है ना। और तुम्हें बता दूं कि थीटा जो होता है ना, इट इज द एंगल बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का एंगल होता है। तो जब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तब थीटा इज 0 डिग्री। क्या बात समझ में आती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और डाइपोल मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में है तब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है 180 डिग्रीज। और इस क्वेश्चन में बोला है कि ये थीटा 1 का कंडीशन है और ये थीटा 2 की कंडीशन है। समझ में आती है बात? तो अब हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखो, लीनियर केसेस में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे एंगुलर काम हो रहा है। एंगुलर काम जब होता है तब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि थीटा यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है तो लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने वाले हैं, ठीक है। टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमने देखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा एंड देन दिस विल बी डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। क्या बात समझ में आती है? अब डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये थीटा के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई चेंज नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट भी एक डाइपोल का चेंज नहीं होता है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन जरूर चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड ही है, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इस तरीके से आ जाएगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या आपको इंटीग्रेशन आता है? अगर आता है तो जल्दी से बता दो कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो क्या लिखा जाएगा, पी ई देन सी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, ऐसा आएगा। लेकिन इसको जस्ट हम लोग पॉजिटिव टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्या किसी को डाउट हो रहा है? नॉर्मली कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 होना चाहिए, लेकिन ये एक नेगेटिव साइन होने की वजह से मैं इसे जस्ट अपोजिट करके लिखता हूं। तो अब मुझे बता दो, ये पी ई हो गया कॉस थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या कितना होता है भाई, कॉस 0 होता है 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, थीटा 2 इज 180 डिग्री। फॉर 180 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस
-1 होता है, करेक्ट। तो ये -1 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट विल बी 2। तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P इंटू E, दैट इज द वर्क डन। सो वर्क डन इन मूविंग अ डाइपोल from condition 1 to condition 2, that means parallel to the electric field से opposite to the electric field के डायरेक्शन में मोड़ने के लिए the work done is equals to 2 times of dipole moment multiplied with electric field, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना करना सफिशियंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, अ स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज प्लस q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इन द लार्ज अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर शेल। स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर रहा है। राइट डाउन द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P1। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जैसा कि कहा था कि हमारी स्टडी एकदम कंसंट्रेटेड फोकस्ड होनी चाहिए, जो पॉइंट नहीं पढ़ने हैं वो नहीं पढ़ने हैं। अब ये जो सवाल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है इनसाइड स्फेरिकल शेल, जिसे सीबीएसई ने हटा दिया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हटाया गया है, चैप्टर नंबर 1 से यही पॉइंट हटाया गया है। शेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वाली बात हटा दी गई है सिलेबस से इस पर्टिकुलर 2020 एंड 2021 सेशन के लिए। तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ रही बात। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। तो ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 1 मार्कर में -q चार्ज और इलेक्ट्रिक प्लेट, ये वाला कंडीशन पूछा गया था 1 मार्क में। चलिए, आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। प्लस क्यू चार्ज है, अगर रखा गया है किसी प्लेट के पास, तो प्लेट के क्या वो सरफेस जो कि प्लस क्यू के करीब है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। तो इस तरीके का कुछ फील्ड लाइंस बनाने होंगे हमें। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, इस तरीके से कुछ निकलेंगे, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टू कंसेंट्रिक मेटालिक spherical shells of radii r and 2r are given charges q1 and q2 respectively. The surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कि इक्वल बताई जा रही है, डिटरमाइन q1 इज टू q2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें नहीं है, ये चार्ज डेंसिटी वाली बात है। तो ये हमारे सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता अगर स्फेरिकल शेल के अंदर, तो वो चीज़ नहीं है हमारे में, लेकिन इसे तो हमें करना होगा। तो सवाल ये है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है, दूसरा शेल है कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिसका रेडियस है r2। अब कहता है कि r1 को, नॉट r2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ r, सॉरी, हाँ, ये पहले वाले शेल को q1 चार्ज दिया गया, दूसरे वाले शेल को q2 चार्ज दिया गया, सच दैट द चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द प्लेट इज सेम, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब डेंसिटी क्योंकि दोनों ही सरफेस में सेम है, तो मैं दोनों सरफेस के लिए कैसे लिखता हूँ, देखिए पहले सरफेस के लिए अगर मैं लिख लूँ तो पहले सरफेस को चार्ज दिया गया q1 का, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया फर्स्ट सिलेंडर, सॉरी स्फेरिकल शेल विल बी 4 पाई r², जो कि रेडियस है पहले वाले शेल का। उसी तरीके से दूसरे के लिए लिखूँ अगर डेंसिटी, तो चार्ज दिया गया था q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, एंड रेडियस इस बार कितना है 2r का है, होल स्क्वायर,
क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ से लिखा गया Q1 डिवाइडेड बाई Q2 विल बी इक्वल्स टू, देखिए 4 पाई विल बी कैंसल्ड एंड दिस साइड विल बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी कैंसल, देन 1/4, Q1 बाई Q2 रेशियो जो आ गया 1/4 के बराबर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए काफी है। आगे बढ़ जाएं। 24 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है, दैट इज पी की वैल्यू दी हुई है, from its position of unstable equilibrium to position of stable equilibrium in uniform electric field intensity is this much। देखो P की वैल्यू दी हुई है 3 into 10⁻⁻8 कूलम, एंड देन फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू दी हुई है 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, और कहता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन हमने अभी थियोरेटिकली बनाया हुआ है, जस्ट कुछ समय पहले ही थियोरेटिकली सॉल्व किया था, जिसका आंसर आया था वर्क डन वाज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P इंटू E। ये वाला जो आंसर आया था ना, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग शब्दों में लिखा है। यहाँ पे अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर दिया है, और उस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ P और E के बारे में रिलेशन बताया था। ठीक है, तो देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब थोड़ा सा मूवमेंट दिया जाए और वो अपने पुराने कंडीशन पे वापस ना आना चाहे, तो दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो तुम्हें एक डायग्राम से बता देते हैं। अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। अगर तुमने इस सेंटर के अबाउट इसे क्लॉकवाइज में घुमाना चाहा, अगर क्लॉकवाइज में घुमाना चाहा तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से हो जाएगी, प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में मुझे बताओ प्लस क्यू में किधर की ओर फोर्स लगेगा। प्लस क्यू में, प्लस चार्ज में हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और यहाँ पे फोर्स इस तरीके से लगेगा। करेक्ट। अब ये जो फोर्स लग रहा है, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? हाँ, जब आपने मूवमेंट दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क पैदा हो रहा है, ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। क्लॉकवाइज आपने घुमाना चाहा, और जो खुद से टॉर्क पैदा हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज में पैदा हुआ है। इट मीन्स कि ये अपने पुराने कंडीशन में इसको ले जाना चाहेगा, और इसे कहा जाता है स्टेबल कंडीशन। क्या कहा जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, और तुम्हें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता देते हैं हम। अगर यहां पे होता प्लस क्यू, यहां होता माइनस क्यू। ठीक है, अब तुम सोचो, अगर तुमने इसे क्लॉकवाइज मूव कराना चाहा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? क्लॉकवाइज मूव कराना चाहा तो कंडीशन आ जाएगी कि माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू? बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्लस क्यू पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो टॉर्क क्रिएट करने वाला है, ये वाला फोर्स, ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टॉर्क क्रिएट कर रहा है? हाँ, ये क्या कर रहा है? ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है जो कि क्लॉकवाइज में है। आपने फोर्स लगाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अपने से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो भी क्लॉकवाइज में जनरेट हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, ये अपने पुराने कंडीशन में जाना नहीं चाहता है। पुराना कंडीशन ये है, नया कंडीशन ये है, ये नए कंडीशन से और दूर जान रहा है। समझ में आ रही बात? वापस अपने पुराने कंडीशन में नहीं जाना चाह रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनस्टेबल। इसे क्या कहा जाता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो स्टेबल, अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। तो देखो, ये चीज हमने जस्ट पढ़ा था पिछले बार भी कि P और E का डायरेक्शन सेम से अगर अपोजिट हो जाए तो वो कुल मिला के यही बात कर रहा था, सेम बात कर रहा था। तो वहां पे हमने डिराइव किया था कि वर्क डन वाज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P इंटू E। इसका हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ P की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻⁻⁻8। E की वैल्यू क्या है? 10⁻3।
तो इसे सॉल्व करते ही 6 into 10⁻⁻5 joules. Work done will be this much. This will be our answer. क्या बात समझ में आती है? काफी देर तक मैंने समझाया है इसे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को इतनी देर तक समझाया। 1 मार्कर के क्वेश्चन जब हमने किए थे वहां पे भी मैंने इसे डिटेल में समझाया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अदरवाइज वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो, ये मैक्सिमम वर्क डन इतना होता है। इसके बाद अच्छा सेकंड पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। Question number 25. Plot the graph showing the variation of Coulomb force versus 1 by r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges are 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 1 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Interpret the graphs obtained. तो देखो ग्राफ हमें प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर, ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले कैसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कैसा होता है, ठीक है। तो अभी हमें रिलेशनशिप बताना है फोर्स और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में। तो देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे अंदर रख लेते हैं, एंड 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जरा सा ध्यान से देखो। अब मैं कुछ कन्वर्जन करने जा रहा हूं। F को मैं लिख देता हूं y, 1 बाई आर स्क्वायर को मैं लिख देता हूं x, ठीक है। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये जो इक्वेशन है इसे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स की तरह है, एम एक्स प्लस सी, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उसकी तरह दिख रहा है क्या, वेर c इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है इस पर्टिकुलर केस में, एंड m इज इक्वल्स टू क्या होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है पहली बात तो। और इस इक्वेशन में m इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुम ये बताओ मुझे कि y x का जब xy में हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, इसका स्लोप लेट सपोज m1 है, इसका स्लोप लेट सपोज m2 है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, m1 का या m2 का, m2 स्लोप इज ग्रेटर देन m1, करेक्ट और नॉट। ये बात तो पता होगी ना, मैथ्स में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा बनना चाहिए। इस m2 और m1 में m2 का स्लोप ज्यादा है m1 से, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशंस दिए हैं Q1 और Q2 के, और स्लोप इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट थिंग, लेकिन Q1 मल्टीप्लाइड विद Q2 टू डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग है, करेक्ट और नॉट, ये वाला केस और ये वाला केस। तो तुम देखो पहला केस जब 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के बारे में सोचा जाए तो Q1 इंटू Q2 कितना हो जाता है, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, करेक्ट ना। उसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना 1,-3 के बारे में सोचा जाए, यहाँ पे -3 है ना, 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, इसके बारे में सोचा जाए तो Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड अगर मैं सोचूं तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर हो जाता है। तो किसका स्लोप ज्यादा होने वाला है, स्लोप 1,-3 का ज्यादा होगा, और 1,2 का स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो 2 आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट 3 आता है। तो यहाँ भी दो लाइनें हम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन होंगी पहली बात तो, और ये जो कम स्लोप वाला है, ये जो कम स्लोप वाला है ये किसके लिए है, ये वाला किसके लिए, कम स्लोप वाला 1 माइक्रोकूलम कॉमा
-3 माइक्रोकुलम के, सॉरी -3 नहीं, +2 माइक्रोकुलम के लिए। ये ज्यादा स्लोप जो है ये 1 माइक्रोकुलम कॉमा -3 माइक्रोकुलम के लिए होगा। तो आपको रिलेट करना आना चाहिए, मैथमेटिक्स से रिलेट करना आना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे m जो होता था स्लोप होता था। अब यहाँ पे m जो है इक्वेट किया गया तो पता चला कि ये q1 इंटू क्यू2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, करेक्ट। और 1 -3 में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज -3, तो इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो, ये फोर्स मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचा जा रहा है। और 1,2 में प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका तो स्लोप कम होना चाहिए। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आती है बात। क्वेश्चन नंबर 27, a dipole with a dipole moment of magnitude p is in stable equilibrium in an electrostatic field of magnitude e. Find the work done in rotating this dipole to its position of unstable equilibrium. तो ये 2-3 क्वेश्चन इसके अपने आ चुके हैं ऑलरेडी, हमने इसे डिटेल में समझ रखा है। वर्क डन विल बी इक्वल टू ट्वाइस पी ई, इतने के बराबर होगा। और ये रिलेशन हमने पहले ही डेवलप कर रखा है, तो पुराने क्वेश्चंस आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ डाइपोल इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ E is equals to 10 to the power of 6 न्यूटन पर कूलम। E की वैल्यू दी हुई है। If the work done in rotating it from position of stable equilibrium to position of unstable equilibrium is, work done दिया हुआ है 2 into 10 to the power of -23 joules, then find the magnitude of dipole moment। तो हमें पता है कि स्टेबल से अनस्टेबल ले जाने के लिए वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो जाता है ट्वाइस पी ई, करेक्ट। वर्क डन ऑलरेडी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -23, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पी इज द डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड विद ई इज 10 टू पावर ऑफ 6। तो यहाँ से 2 and 2 विल गेट कैंसिल, पी विल बी इक्वल्स टू 10 to the power of -23 minus 6, that is -29, and dipole moment is equals to कूलम, Q इंटू एल होता है ना, 2QL, तो कूलम इंटू मीटर्स। दिस विल बी दी आंसर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलम इंटू मीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर का। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 with position vectors R1 and R2 at a point R with respect to a common origin। तो देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना। फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना लिया है, एक्स एंड वाई। अब कहता है कि चार्ज Q1 लेट सपोज यहाँ पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। उसी तरीके से चार्ज Q2 है और पोजीशन वेक्टर कुछ इसका इस तरीके से, दिस इज R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। अब किसी एक अननोन पॉइंट P जो कि ओरिजिन से R वेक्टर की दूरी पर है, यहां पर फील्ड पता करना है बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2। तो बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2 अगर हमें फील्ड पता करना है, बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2 अगर हमें फील्ड पता करना है, तो यहां पे हमें एक लाइन इस तरीके से ज्वाइन करना होगा और बिकॉज ऑफ Q2 फील्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसे हम नाम देते हैं E2 का। उसी तरीके से बिकॉज ऑफ Q1 जो फील्ड आएगा वो
E1 का आ जाएगा। करेक्ट और नॉट? अगर मैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो E1 विल बी इक्वल्स टू K Q1 बाई R, ये R है स्क्वायर, ये जो R मैं लिख रहा हूं ये R कौन सा R होना चाहिए? पहली बात तो क्या ये वाला R है या R1 है या R2 है, या फिर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड पॉइंट P, ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? यही वाला डिस्टेंस होना चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली वेक्टर R माइनस R1 वेक्टर ये है। तो यहां पर जो ये R हमने लिख दिया है ये होना चाहिए K Q1 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस R1 एंड इसका क्यूब मल्टीप्लाइड विथ R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ऐसे हमने क्यों लिख दिया स्क्वायर से क्यूब करके इसे, एंड देन मल्टीप्लाई R माइनस R1 क्यों किया? ताकि हम डायरेक्शन भी दिखा सकें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल अब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तब इक्वेशन इस तरीके से बदल जाता है। उसी तरीके से अगर मैं E2 लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? K Q2 डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर R माइनस R2। समझ में आती बात? और जो नेट वेक्टर होगा यहाँ पर ई नेट को लिखा जाएगा वेक्टर ई नेट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर E1। ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखे गए हैं तो वेक्टर आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। क्या बात समझ में आती है? अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से उठा के आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे E1 देख के आप डायरेक्ट यहाँ पे R1 मत रख देना। डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो वो चार्ज से डिस्टेंस होता है। समझ में आ रही बात? तो ये R माइनस R1 होना चाहिए। वैसे ही Q2 के केस में ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए जो कि R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ 2 मार्क के क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ही पुराने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसमें हम 3 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 मार्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और स्पेशल बात यह है कि हम रिड्यूस्ड सिलेबस पे ही फोकस कर रहे हैं, हम अननेसेसरी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक सोर्स मिल गया है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि सभी को पता है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल सबकी पढ़ाई जो है कि डिस्टर्ब हुई है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनसे आइडिया हमें ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम उसको एक बार, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। और जब कॉन्सेप्चुअली हम समझ रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन क्वेश्चन पे किया भी जाता है तो हम उसे बना पाएंगे। समझ में आती है बात? चलो तो बहुत बढ़िया, ध्यान से रहो, पढ़ाई करते रहो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 3 मार्क का क्वेश्चन लेके आते हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।